हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिंगल चार्ज की वजह से। आज हम क्या करेंगे, आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। यानी पिछले वाले केस में और आज वाले केस में डिफरेंस ये है कि पिछले वाले केस में हम चार्ज लेके आ रहे थे, वहां पर पहले से कोई फील्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगा। कैसे कि जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जैसे मैं यहां पर इस पॉइंट पर बात करना चाहूं तो यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, जिसको मान दो V1 दे दो नाम। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंट होगा, V2 मान। ये इनको हम क्या बोलते थे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर इस पोटेंशियल में यदि हम कोई एक्सटर्नल चार्ज लेके आएंगे तो इस चार्ज को यहाँ पर पहले से ही फील्ड मौजूद है, इस फील्ड में लाने के लिए, इस चार्ज को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्कडन करना पड़ेगा। और वही वर्कडन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। कंसेप्ट ये है कि पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पहले से मौजूद है वहां पर। जब हम किसी चार्ज को लेके आ रहे हैं तो इसके फील्ड के अपोजिट में लेके आ रहे हैं, इसलिए कुछ वर्कडन कर रहे हैं, वही वर्कडन किसमें स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे सिंगल चार्ज की वजह से। एक सिंगल चार्ज को लेके आएंगे तो कितना वर्कडन करना पड़ेगा। उसके बाद में एक से ज्यादा चार्ज, जिनको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, जैसे Q1, Q2, Q3 डैश 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 Qn, कितने भी हो सकते हैं, Q1 Q2 तो का केस लेंगे, इसमें हम एक ही चार्ज लेके आएंगे Q। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम ये दोनों केस पढ़ लेंगे उसके बाद में हम करेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है, वो अपना पर्पज रहेगा निकालना। इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे प्लस क्यू माइनस क्यू, डिस्टेंस बिटवीन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू कितनी होती है, 2a होती है, उसको रखेंगे और फिर देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती है। तो स्टेप बाय स्टेप पहला सोल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सिंगल चार्ज को लाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाइए सबसे पहले, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर बन सके। इलेक्ट्रिक फील्ड्स की इंटेंसिटी मैंने मान ली E है, इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि केवल इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं, इसका मतलब आप समझ लेना कि उसका मैग्नीट्यूड उसने दिया है, डायरेक्शन ये है, इसको आप मान सकते हो कि ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस है। चार्ज को हम लेके आ रहे हैं Q को, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ओरिजिन पॉइंट है जहां से आप कैलकुलेट करोगे, मुझे इस पॉइंट P तक लाना है, इसको इस पॉइंट P तक लाना है। अच्छा, इसकी लोकेशन यहां से R1 है, तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका होगा V और लोकेशन क्या है R1, कितना होगा VR1 या फिर VR कह सकते हैं। यदि हम जनरल केस लेना चाहें तो R1 की जगह आप R भी ले सकते हो। तो इसका इस पर्टिकुलर पॉइंट का, जैसे ये जितने पॉइंट होंगे जिनको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल प्लेन बोलते हैं, तो इनका पोटेंशियल कितना है VR। यहां तक लेके आएंगे इस चार्ज को तो आपको वर्कडन करना पड़ेगा, वर्कडन W इक्वल्स टू QV। तो Q इंटू V क्या है, उस लोकेशन पर पहले से पोटेंशियल कितना है, इतना वर्कडन करना पड़ेगा आपको। और यही वर्कडन किसमें स्टोर हो जाएगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी। यह आपका हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कितना होगा Q इंटू VR, जनरल Q इंटू VR। अच्छा, यही कंसेप्ट हम काम में लेंगे सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से।
पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब एक सिंगल चार्ज को लेके, देखो मैं याद दिलाता हूं आपको, हम एक चार्ज लेके आए थे, पहले से कोई फील्ड नहीं था, यहाँ पर फील्ड है, वहां जब फील्ड नहीं था तो वेक्टन अपने को काम करना पड़ रहा था, W इक्वल टू क्यू इंटू वी, तो है ही नहीं, तो जीरो। सिंगल चार्ज को जब लेके आते थे तो वेक्टन होता था जीरो, ठीक है। फिर जब जैसे एक Q1 को लेके आ गए और फिर लेके आ रहे हैं Q2 को, तो Q2 को लाने में वेक्टन होता था, क्यों होता था, क्योंकि Q2 की लोकेशन पर Q1 की वजह से पोटेंशियल बनता था V ऑफ R1। ये पोटेंशियल और ये चार्ज मिलके क्या बनाते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। जब लेकिन पहले को लेके आते थे तो कोई वेक्टन नहीं होता था, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनती थी, जीरो। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, डिफरेंट है, यहाँ पर पहले से ही फील्ड प्रेजेंट है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से कितना होता है। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब हम चार्ज मान लेंगे Q1 और Q2, दो चार्ज लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हमने नाम दे दिया E, वही सिंपल वही केस लेंगे हम यहाँ पर भी। इस कंडीशन में पहले चार्ज हम Q1 को लेके आएंगे, तो Q1 को लाने में जैसे हम यहां तक लेके आते हैं Q1 को, ये पॉइंट है, उसको मैंने नाम दे दिया P1, और इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने मान लिया कि VR1 है, क्योंकि ओरिजिन से कोई रेफरेंस होगा, वो यहां पर आप ओरिजिन मान लीजिए, सपोज कीजिए, और ये कितना है, ये R1 है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, पहले से VR1, और Q1 को लाने में वेक्टन कितना होगा, W1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Q1, और पोटेंशियल कितना है, VR1, ठीक है, इतना वेक्टन करना पड़ेगा। अब Q1 यहां पर आ चुका है, उसके बाद में जब हम Q2 को लेके आएंगे, सपोज कीजिए आप Q2 को यहां पर लेके आ रहे हैं, तो पहले हम क्या देखेंगे, इस पॉइंट का, इसको कुछ नाम देंगे P2, और इस पॉइंट का पोटेंशियल देखेंगे कितना है। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने नाम दे दिया V ऑफ R2, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से यहां से इतनी डिस्टेंस क्या है, R2 मैंने मान ली, इस ओरिजिन से यहां से, और ये डिस्टेंस कितनी मान ली, R2। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 का पोटेंशियल कितना हो गया, V ऑफ R2। तो W2 क्या है, Q2 को लाने में। अच्छा, Q2 को लाने में कौन कौन अपोज कर रहा है, देखो, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले से है उसकी वजह से पोटेंशियल कितना है, V ऑफ R2, एक तो ये होगा Q2 इंटू V प्लस, अच्छा ये ऐड क्यों हो रहा है, दूसरा देखिए, जब V1 यहां पर आ चुका है, उसकी लोकेशन क्या है, P1, और जब V1 Q1 यहां पर पहले से आ चुका है, तो Q1 की वजह से भी इस पर्टिकुलर पॉइंट P2 पर पोटेंशियल बनेगा। इस चार्ज Q1 की वजह से जो यहां पर है, इसकी वजह से भी यहां पर पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये Q1 भी अपना क्या बनाएगा, फील्ड बनाएगा। अच्छा, फील्ड बनाएगा तो पोटेंशियल भी बनाएगा, उसको मैंने नाम दे रहा हूं, लेके तो Q2 को आ रहे हैं, फील्ड किसका है, KQ1, KQ अपन R होता है, तो KQ1 अपन R12 मैंने मान लिया, उसकी वजह से पोटेंशियल, Q1 की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना मान लिया, KQ1 अपॉन R12। अच्छा, R12 क्या है, ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस P1 और P2 के बीच में, R12 डिस्टेंस फ्रॉम R1 टू R2। तो इतना वर्क आपको करना पड़ेगा जब आप Q2 को लेके आओगे। Q2 को जब लेके आएंगे तो Q1 भी अपोज करेगा, और जो फील्ड है पहले से वो भी अपोज करेगा, पहले से जो है वो ये रहा, और जो Q1 अपोज करेगा वो ये रहा, तो टोटल वर्क कितना बन जाएगा, W1 प्लस W2। अच्छा, यही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी वो बन जाएगी, और वो कितनी होगी, Q1 V R1 प्लस Q2 V R2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपका होगा एग्जैक्ट आंसर। Q1 को लेके आए तो अपोज करेगा केवल VR1, Q2 को लेके आएंगे तो VR2 भी करेगा और Q1 भी करेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Q1 Q2 अपन 4πε0 R12, या फिर K Q1 Q2 अपन R12, दोनों ही आंसर सही है। इस प्रकार से हम कितने भी चार्जेस का बना सकते हैं। सपोज कीजिए Q1 Q2 Q3 का बनाना हो, Q1 Q2 Q3 का बनाना हो,
तो उस कंडीशन किस प्रकार से बनाएंगे, पहले Q1 को लेके आएंगे, तो अपोज कौन करेगा, केवल फील्ड करेगा। जब Q2 को लेके आएंगे तो Q1 भी अपोज करेगा और फील्ड भी अपोज करेगा। जब Q3 को लेके आएंगे तो Q1 भी अपोज करेगा, Q2 भी अपोज करेगा और फील्ड भी अपोज करेगा। तो W3 में 3 टर्म आएंगी, इस प्रकार से W2 में 2 टर्म आएंगी और W1 में सिंगल टर्म आएगी। तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक्सटर्नल फील्ड में। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है, यह आपका ओरिजिन पॉइंट है, एक्स एक्सिस के अंदर यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है 7 माइक्रोकूलम, और इसके कोऑर्डिनेट हैं -9 सेंटीमीटर 0,0, कुछ भी मान सकते हो आप, जैसे मैं -9 ले रहा हूं। और एक यहां पर रखा हुआ है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, -2 माइक्रोकूलम, और इसके कोऑर्डिनेट है 9 सेंटीमीटर में ही है 0,0। देखो एक्स एक्सिस कितनी है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, इसका मतलब y और z 0 है, y और z 0, इसका मतलब केवल एक्स एक्सिस के ऊपर बात कर रहा है। और पहली कंडीशन में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। उसने बोला है कि विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो पहले आप Q1 को लेके आओगे, तो उसकी वजह से ये आप इसको आप मान लो कि ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है कि एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कीजिए इस सिस्टम की। दूसरा उसने पूछा कि यदि इनको सेपरेट करना हो तो सेपरेट करने में कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वो आप कैलकुलेट कीजिए। सेपरेट करने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वर्क डन का मतलब वही एनर्जी, तो ये कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। थर्ड उसने पूछा कि यदि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद हो A × 1/r², और जहां पर कितना है, वेयर A = 9 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से, अच्छा इसकी यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर आएगी, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये उसने दिया है। ए कोई कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर उसने दे दिया, आर कोई वेरिएबल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट है पहले से ही, तो इसमें आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। पहले बोला है कि विदाउट एक्सटर्नल फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, यानी एक ही न्यूमेरिकल से दोनों कंडीशन हम देख लेंगे। जो पहले हमने पढ़ा था वो इससे हो जाएगा, और जो आज पढ़ रहे हैं वो इससे होगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चन को। इसको सॉल्व करते हैं। जब हम Q1 को लेके आ रहे थे कोई फील्ड नहीं था, इसका मतलब Q1 की वजह से वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। अच्छा, Q2 की वजह से वर्क डन कितना होगा, चार्ज Q1 7 माइक्रोकूलम इंटू Q1 इंटू इस पॉइंट पर इस Q1 की वजह से पोटेंशियल, और वो कितना है, K Q1। अच्छा, Q1 कितना है, चार्ज हम क्या कर रहे हैं, चार्ज हमने ये ले लिया, चार्ज हम इसको लेके आ रहे हैं ना, तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, -2 माइक्रोकूलम। वो होता है Q2 इंटू V ऑफ R1। तो K Q1 कितना है, 7 माइक्रोकूलम अपॉन R12 कितना है, 9 सेंटीमीटर, ये हो गया 9, ये हो गया कितना हो गया, 18 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो क्या आएगा, -2 मीटर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, ये W1 + W2 क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 0 है ये तो क्या होगा, देखो 14, या फिर आप इस प्रकार से करते हैं, सेपरेट रखिए इन दोनों को। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, इसका -6, इसका -6 कितना हो गया, -12, और ये माइनस साइन बाहर रहेगा, डिवाइडेड बाई, देखो अच्छा K की वैल्यू और पुट करो, 9 × 10⁹ 18 है नीचे, तो यहां से 9 से 9 गया, उसके बाद में क्या 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 बच रहा है,
देखो यहां से ये बच गई -12 और -2, -10 बच गई, और इससे कैंसिल आउट हो गया तो 10⁻⁻1 बच गया। इसका मतलब कितना आ रहा है, यहां से -7 × 10⁻⁻1, और ये आपका क्या है, यहां से हो जाएगा -0.7 ये जूल। वर्कडन है, जूल में मेजर कर रहे हैं, तो -0.7 जूल आपको क्या करना पड़ेगा, वर्कडन करना पड़ेगा। यही किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। इतना आ रहा है। या फिर इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है K Q1 Q2 अपॉन R12, वही है। इसकी वजह से होगा नहीं वर्कडन, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से कितना वर्कडन होगा, ये होगा। Q2 को लेके आ रहे हैं इसके फील्ड में, तो Q2 इंटू V1, तो K Q1 Q2 अपन R12, वही आंसर आएगा, वही किया है हमने। उसके बाद में इनको सेपरेट करने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा। अब देखो, जब इसके फील्ड में मैं इसको इनफाइनाइट से लेके आ रहा हूं तो कितना वर्कडन करना पड़ा, -0.7। तो सेपरेट करने में क्या करना पड़ेगा, मुझे इतना ही वर्कडन और लगाना पड़ेगा, लेकिन वो कितना लगाना पड़ेगा, यहां पर तो ये निगेटिव में क्यों आ रहा है, क्योंकि आप फील्ड के पॉजिटिव में काम कर रहे हो, चार्ज के माइनस। तो अब जब आप लेके जाओगे तो आपको इतना ही पॉजिटिव वर्कडन करना पड़ेगा, जस्ट साइन चेंज हो जाएगा। यानी ये चार्ज सेपरेट करने का मतलब इसको यहां पर रखो और इसको इन्फिनिटी पे लेके जाओ, तो इसको लेके जाने में कितना वर्कडन करना पड़ेगा, जितना इसको लाने में किया गया था। इसका जस्ट अपोजिट करना है, तो 0.7 जूल सेकंड का लेगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे के ऊपर। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पहले से ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो कितना करना पड़ेगा वर्कडन इस चार्ज को, Q1 को, और यहाँ पर फील्ड कितना है, यहाँ पर पहले से फील्ड कितना होगा, उसको मैं मान रहा हूँ V ऑफ R1, ठीक है, प्लस Q2, ये रहा Q2, इसकी लोकेशन पर कितना है, Q1 को लेके आएंगे तो इतना ही वर्कडन करना पड़ेगा। जब Q2 को लेके आएंगे तो पहले से फील्ड कितना है, V ऑफ R2, प्लस ये Q1 चार्ज जो पहले से बैठा हुआ ये भी तो अपोज करेगा इसका, वो कितना करेगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस कितने दोनों के बीच में, R12। वैल्यूज पुट कीजिए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उसने दिया है E = A अपॉन R², तो ये इस प्रकार से जैसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K Q अपॉन R², ये होता है K Q अपॉन R²। इलेक्ट्रिक फील्ड जब K Q अपॉन R² तो होता है, तो पोटेंशियल कितना होता है, K Q अपॉन R। कहने का मतलब ऊपर A ही रहेगा और नीचे R² की जगह क्या आ जाएगा पोटेंशियल में, A/R। तो A/R पुट करना है। Q1 कितना है, 7 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम, इंटू VR1 कितना है, A अपॉन R। तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू उसने दी थी 9 × 10⁵, तो 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाई R। अच्छा R कितना है, सेंटर से डिस्टेंस केवल मैग्नीट्यूड 9 है, 9 सेंटीमीटर, 10⁻², मीटर में हो जाएगा 9 × 10⁻²। अच्छा ये तो हो गया Q1 को लाने में वर्कडन, Q2 को लाने में कितना होगा, -2 × 10⁻⁻6, -2 Q2 की वैल्यू, ठीक है। अच्छा V ऑफ R2 कितना है, V ऑफ R2 वही है A अपॉन R, A कितना है, अच्छा R कितना है, ये डिस्टेंस ओरिजिन से वो कितनी है, वही है 9 सेंटीमीटर, प्लस इसकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई थी, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले से ही, 0.7 जूल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 70 का राउंड, इसका आंसर आएगा माइनस में आई 20, और यहां से कितना आ रहा है, -0.7, तो 70 - 20 50 में से 0.7 गए तो 49.3 जूल। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से है प्रेजेंट, कौन सा, A अपॉन R², वेयर A = 9 × 10⁵ है, इसकी वजह से आपको कितना वर्कडन करना पड़ेगा, 49.3 जूल। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि फील्ड गिवन है या नहीं है।
एग्जाम्पल हमने देख लिया। इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक करते हैं आज का कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखेंगे एक्सटर्नल फील्ड में। देखिए किस प्रकार से रखते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल फील्ड बनाएंगे। यहां पर हम रखेंगे डाइपोल को। डाइपोल का मतलब क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर रखे जाते हैं दो अपोजिट नेचर के चार्ज। तो यहाँ पर -q चार्ज रखा हुआ है और इससे 2a डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर +q चार्ज रखा हुआ है, +q -q। तो इसके ऊपर देखो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F q+q, इस डायरेक्शन में लगेगा। इसके ऊपर किधर लगता है, इसके ऊपर लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा F -q। ये दोनों क्या करते हैं, जैसे ये इसका सेंटर है और ये डाइपोल की डायरेक्शन है फ्रॉम -p टू -q टू +q। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। अच्छा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a। तो यदि ये क्या करता है, इस प्रकार से इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लेके आता है, यानी इसके ऊपर एक टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना निकाला था हमने, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ऐसे कितना होगा PE sin थीटा इन कैप, या केवल मैग्नीट्यूड कितना होगा PE sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1, ये आपको दिमाग में रखना है कि मैग्नीट्यूड कितना है PE sin थीटा। अच्छा, यहां से देखिए आप, यदि ये इसका ये सेंटर हो, इसको मैं नाम दे रहा हूं O, सेंटर O है, ये एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल थीटा बना रहा है। तो आप कैलकुलेट जब करेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो ये हाइपोटेनस है, कितना है A है, तो ये बेस कितना आएगा, बेस कितना आता है, यहाँ पर बेस निकल के आएगा सिंपल से, यहाँ पर ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो बेस निकल के आएगा A cos थीटा। तो A cos थीटा ये इसकी वजह से है, और A cos थीटा जब नीचे ट्रायंगल बनाएंगे दूसरा ये वाला, तो ये भी एंगल थीटा है, तो ये भी A cos थीटा, ये cos थीटा, A cos थीटा, टोटल कितना हो गया 2A cos थीटा। देखो ये तो होता है 2A sin थीटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये वाली डिस्टेंस, ये तो है 2A sin थीटा। वैसे भी निकाल सकते हैं एक ट्रायंगल का यूज करके, दोनों का भी ना करें तो कैसे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल आप यूज कर लो। ये हाइपोटेनस कितना है 2A, एंगल कितना है थीटा, तो ये बेस कितना आएगा 2A का प्रोजेक्शन जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस होता है, दिमाग में रखा करो। तो ये कितना हो जाएगा 2A, और सामने वाला 2A sin थीटा, लेकिन हमें इससे मतलब है अभी 2A cos थीटा निकल के आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, इसको किसी एंगल से दूसरे एंगल पर लेके जाएंगे, क्योंकि टॉर्क है यहाँ पर। टॉर्क क्या करेगा, रोटेट करवा रहा है, तो जब हम रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते हैं, एंगल कितना है ये थीटा, इसको हल्का सा, जैसे अभी ये इस एंगल पर है, थीटा पर है ये डाइपोल, यदि मैं इसको हल्का सा रोटेट कर दूं तो नई पोजीशन मान लो कि ये है, तो पहले वाली पोजीशन से यदि एंगल डी थीटा घूम जाएगा, एंगल डी थीटा घूम जाएगा, तो आपको वहां पर क्या करना पड़ता है, एक वर्क डन करना पड़ता है रोटेशनल मोशन के अंदर। और रोटेशनल मोशन में वर्क डन होता है टाउ, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, इनटू डी थीटा। और आप कहां से कहां तक घुमा रहे हो, लिमिट ले लेंगे थीटा नोट से θ1, थीटा नोट से थीटा, या θ1 से θ2, थीटा नोट से थीटा की हम लिमिट लेके चलेंगे। ये वर्क डन किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। ये तो है इसके पीछे की फिजिक्स कि इतना टॉर्क होता है। ठीक है, हमने फिर क्या किया, ये कुछ बनाया है कि ये 2A cos थीटा, जो बाद में काम आएगा। पहले इस पोजीशन के ऊपर था एंगल थीटा से, एक्स एक्सिस से, ये किसके डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जब इसको डी थीटा एंगल से और रोटेट करवाते हैं, तो टॉर्क में जब एंगल डी थीटा से रोटेट करवाते हैं तो वर्क डन होता है इंटीग्रेशन टाउ डी थीटा, और यही किस में स्टोर हो जाएगा, किसी पर्टिकुलर एंगल पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। अब हम कैलकुलेट करते हैं इसको।
तो अपना वर्कडन आ रहा है इंटीग्रेशन थीटा नॉट से थीटा टाउ एक्सटर्नल किस एंगल पर और डी थीटा। एक्सटर्नल क्यों कहा मैंने, क्योंकि जो डाइपोल है ये जो इसका इंट्रिंसिक टॉर्क लग रहा है वो तो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घुमाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, हम बाहर से यदि देखो इंट्रिंसिक ये आपका जो टॉर्क है वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इस डाइपोल को इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। लेकिन हम यदि बाहर से उतना ही टॉर्क लगा के इसको किसी एंगल से दूसरे एंगल पर घुमाएं तो हम क्या कर रहे हैं, वर्कडन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वहां पर फोर्स होता था जब हम बात करते थे चार्ज को लेके आते तो वहां पर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसके अपोजिट हम वर्कडन कर रहे थे एफ एक्सटर्नल। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, टॉर्क पहले से ही है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉर्क बोल सकते हैं टाउ ई, इसके अपोजिट काम करेंगे अब हम। तो हम क्या करेंगे, टाउ एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे और वो मैग्नीट्यूड में बराबर होगा इसके, इसलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं वर्कडन में टाउ एक्सटर्नल डी थीटा। अच्छा टाउ एक्सटर्नल का मैग्नीट्यूड तो इसी के बराबर होगा, ठीक है, थीटा नोट से थीटा पीई साइन थीटा डी थीटा। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो पीई बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होगा, यदि हम लिखना चाहें साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और वो भी माइनस कोस थीटा, थीटा नोट से थीटा। अब आप लिमिट अप्लाई कीजिए इसमें, अपर लिमिट माइनस कोस थीटा, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कोस थीटा नोट। तो इसको हम ये पॉजिटिव इसको पहले लिखते हैं, तो पीई कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा। इतना वर्कडन कर रहे हो आप, ये किस में स्टोर हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। तो पीई कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा, इतना वर्कडन या इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी एंगल थीटा नोट से थीटा में घुमाने के लिए, रोटेट करवाने के लिए। अब हमें फिजिक्स में क्या करते हैं कि एक रेफरेंस लेवल चूज करते हैं कि थीटा नोट हम क्या करते हैं, उस वहां पर लिया जाता है जहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। तो देखो ये इनिशियल पॉइंट है जहां से हम रोटेट करवा रहे हैं, और कोस में कब रखा जाए, कितना एंगल रखा जाए कि वो जीरो हो जाए। भाई इसके दो पार्ट है, देखो इसके दो पार्ट हैं यू ऑफ थीटा के, कितने पार्ट हैं, दो पार्ट है। कौन कौन से, एक तो है पीई कोस थीटा नोट और एक है पीई कोस थीटा, दो है। इसको हमें जीरो बनाना है, कैसे बनाएंगे, यदि मैं थीटा नोट को लेट थीटा नोट इक्वल्स टू 90 डिग्री या π/2 रेडियन ये इतना ले लेता हूं, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा, जीरो माइनस पी कोस थीटा। अच्छा यदि दो वेक्टर क्वांटिटी पी भी वेक्टर है ए भी वेक्टर है, दोनों के साथ यदि कोस आ रहा है तो उनको क्या क्या क्रॉस में लिखते हैं, डॉट में लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एंगल थीटा नोट से थीटा में रोटेट करवाने के लिए, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। देखो यदि 90 से हम जीरो पर लेके जाएं तो जीरो पर लेके जाएंगे तो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम केस डिस्कस, केस यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन से केस हो सकते हैं। तो u ऑफ 0 डिग्री माइनस पी कोस 0 कितना आएगा, माइनस पी आएगा, इसको हम कहते हैं मिनिमम। और एनर्जी यदि नेगेटिव हो इसका मतलब समझ लेना कि वो क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इतनी आपको बाहर से देनी पड़ेगी तब जाके वो अनस्टेबल होगा। इसको हम बोलते हैं स्टेबल। क्यों स्टेबल, क्यों, जब थीटा 0 होगा तो ये डाइपोल के कौन से डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, वहां आके रुक जाएगा, रोटेट करना बंद कर देगा। अब देखो थीटा इक्वल्स टू 180 हो जाए तो कितना होगा,
अभी हम कहां से रोटेट करवा रहे हैं, रेफरेंस मैंने लिया है थीटा नॉट इक्वल टू 90 से मैं 0 पे रोटेट करवा रहा था, 90 से ही 180 पे जा रहा हूं, यानी पहले डाइपोल इस डायरेक्शन में है, ऐसे इसको रोटेट करके ये एंगल 90 बना रखा है इसने पहले से ही 90, अब इसको रोटेट करके 180 पे ला रहा हूं इस प्रकार से, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 का। उस कंडीशन में देखेंगे cos 180 कितना होता है -1 माइनस माइनस प्लस, आंसर कितना आएगा Pe, यानी पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम कहां होगी जब 180 पे होगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी अपना फॉर्मूला आया है u ऑफ थीटा इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, ये आपका फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। अब यदि हम दूसरे मेथड से इसको सोल्व करें, मेथड दूसरा क्या हो सकता है, देखो दो चार्ज है आपके पास, एक है प्लस क्यू एक है माइनस क्यू, और वो एक दूसरे से 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे जा रहे हैं, और उस कंडीशन में भी दोनों क्या है 2a डिस्टेंस के ऊपर रखे जा रहे हैं, लेकिन वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही मौजूद है। यानी ये केस कौन सा हो गया, जब अभी हमने पढ़ा था कि एक सिंगल चार्ज को या फिर सिस्टम ऑफ चार्जेस को यदि आप एक्सटर्नल फील्ड में लेके आते हैं तो कितना वर्कडन करना पड़ता है, उसको रेफरेंस मान के अब यही आंसर हम दोबारा से निकालेंगे। देखो किस प्रकार से निकाला जाता है। जब हम माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे, माइनस क्यू चार्ज को लेके आएंगे तो हमें कितना वर्कडन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि इस प्रकार से मान सकते हैं कि क्यू चार्ज को जब लेके आ रहे हैं, आप इसको ओरिजिन मान लो, ये ओरिजिन लेवल है, यहां से इसकी दूरी मैंने मान ली कि कितनी है R1 है, ये वाली दूरी R1 और माइनस चार्ज की R2। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, प्लस क्यू को लेके आ रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा W1, क्यू चार्ज क्यू को लेके आ रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले से फील्ड पोटेंशियल कितना है वहां पर V ऑफ R1, ठीक है जी, इतना हो गया। अब मैं लेके आऊंगा माइनस क्यू को, तो माइनस क्यू को जब लेके आऊंगा तो उसकी लोकेशन पर मैंने पोटेंशियल मान लिया V ऑफ R2, डिफरेंट मानना पड़ेगा। इसकी लोकेशन यदि मैं R1 मान रहा हूं ओरिजिन से, तो इसकी मुझे R2 माननी पड़ेगी, ठीक है, इतना हो गया। ये तो हुआ है केवल जो फील्ड था उसकी वजह से। अच्छा, जो चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है ये भी तो क्या करेगा, ये भी तो यहाँ पर पोटेंशियल बनाएगा, कितना बनाएगा, चार्ज आप क्या लेके आ रहे हो माइनस क्यू, किसके फील्ड में, प्लस क्यू के फील्ड में, तो के क्यू अपॉन R12 यही होगा, के क्यू अपॉन R12। ये डिस्टेंस हम मान लेंगे कि R12 है। अच्छा, कितनी होगी, देखो यहां से हम यदि इसकी वैल्यू यहां पर पुट करें दोनों टोटल, तो W टोटल क्या बन जाएगा W1 प्लस W2। अच्छा, कितना होगा Q, दोनों को ऐड करेंगे तो Q कॉमन आ रहा है दोनों में से, V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2, उसके अलावा क्या ऐड हो रहा है, ये बन गया माइनस के क्यू स्क्वायर अपन R12, R12 क्या है 2a, इक्वेशन नंबर इसको मैं 1 दे रहा हूं। यही आपका किसमें स्टोर हो जाएगा, ये वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में। देखो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसके हम कैसे निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये क्या है, ये पोटेंशियल का डिफरेंस है V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2। अच्छा, पोटेंशियल का डिफरेंस मैं कैसे निकालू, पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है कि जब आप यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी फील्ड में लेके आते हो तो आप जितना वर्क डन करते हो विदाउट एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2 कितना है, ये इस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी लोकेशन पर V ऑफ R1 है, इसके लोकेशन पर V ऑफ R2 है। तो इसके लिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होगा। अच्छा, फोर्स कितना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज का, F इक्वल टू क्यू ई, क्यू कितना है 1 है तो E के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है
डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखिए इसका पोटेंशियल बात कर रहा हूं, चार्ज को भूल जाना अब आप, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, तो पोटेंशियल इन पॉइंट्स पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि इक्विपोटेंशियल, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस यही बनेगी, चाहे आप यहां तक लेके आओ, चाहे यहां तक लेके आओ, चाहे यहां तक लेके आओ, चाहे इस पॉइंट पर लेके आओ, आपको वर्क डन सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये V ऑफ R1 की लाइन है, ध्यान से देखिए इसको। ये लाइन किसकी है? V ऑफ R2 की, साइड में लिख रहा हूं V ऑफ R2 की। तो डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट, कितना है? सबसे पहले मैंने ये बताया था, कितना बताया था? 2a cos थीटा, 2a cos थीटा हो गया। अब यहां पर एक माइनस साइन और आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि देखो माइनस क्यू चार्ज को आप ज्यादा डिस्टेंस पे लेके आ रहे हो, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका? V ऑफ R2 का। इसका कम है, कम में से ज्यादा हो घटाओगे तो साइन किसका आएगा? माइनस का। इस प्रकार से समझ लो आप। या फिर आप इसको जब चेंज करोगे तो इस प्रकार से लिखेंगे V ऑफ R2 माइनस V ऑफ R1। बाई डेफिनेशन तो हम यही लिखते हैं कि डेल्टा V कितना होगा? इसका पोटेंशियल माइनस इसका पोटेंशियल, वो किसके बराबर होता है? वेक्टर के। और वेक्टर कितना है? E इंटू 2a cos थीटा। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम ही तो है, मैंने इसको जब रिवर्स करूंगा तो यहां पर साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। तो मुझे कहने का मतलब क्या है? V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2 की जगह क्या रखना है? E2a cos थीटा रखो, यहां पर माइनस साइन बाहर आ जाएगा, E2a cos थीटा, और ये चलता रहेगा KQ स्क्वायर अपॉन 2a। ये देखो क्या है? Q इंटू 2a क्या होता है? P। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? Q इंटू 2a। तो अब हम इसको रब कर रहे हैं और रब करके लिख रहा हूं। कहीं पर दिक्कत आए तो आप इसको रिपीट करके देखिएगा, रिपीट करके देखना, आराम से समझ में आएगा। ये हो जाएगा P, तो माइनस E P और कितना है? cos थीटा माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा ये कितना है? P E cos थीटा माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर माइनस KQ स्क्वायर अपॉन 2a। ये तो बन गया आपका U ऑफ थीटा। इसको मैं डैश नाम दे रहा हूं क्योंकि उससे डिफरेंट है ना, डिफरेंट दिख रहा है। वो अलग मेथड से सोल्व किया है, ये अलग मेथड से सोल्व किया है। ये बाय डेफिनेशन चार्ज को लेके किया है, ये हमने डाइपोल की जो टॉर्क वाला फॉर्मूला है उससे निकाला है। अब देखो ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये के कांस्टेंट होता है, क्यू मैग्नीट्यूड फिक्स है, टू है तो डिस्टेंस फिक्स है, यानी ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो फिजिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम इस वाले टर्म को जीरो मानेंगे। क्यों मानेंगे? इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जीरो भी नहीं तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब हम चेंज लेंगे डेल्टा यू, ठीक है, तो चेंज वाले में ये तो फिक्स है, एक में बन जाएगा। जब घटाएंगे, एक में से दूसरे को घटाएंगे तो पहले वाले में नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा कौन सा? ये बचता है। तो फिजिक्स में जैसे ही पोटेंशियल एग्जैक्ट वैल्यू पे इतना इंपॉर्टेंट का नहीं होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाली जाती है। दो पॉइंट के रेस्पेक्ट में जैसे हम निकालते हैं U1 माइनस U2, जिसको हम लिखते हैं कई बार डेल्टा U, ये इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है डिफरेंस का। तो उस डिफरेंस वाले केस में ये क्या हो जाता है? कैंसिल आउट हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि U ऑफ थीटा कितना आ रहा है? माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर, जो कि इससे मैच हो रहा है। अच्छा इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि हमने 90 डिग्री पे ही क्यों लिया है रेफरेंस पॉइंट को? 90 डिग्री पे ही क्यों लिया है? तो 90 डिग्री पे इसलिए लिया है, देखो ये जो आप वर्क डन कर रहे हो चार्जेस को लाने में, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आने में इतना वर्क डन करना पड़ रहा है हमें। कितना करना पड़ रहा है? माइनस E इंटू 2a cos थीटा। इसी प्रकार से है, एक चार्ज यहां पर है माइनस Q, एक प्लस Q चार्ज यहां पर है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ये डिस्टेंस कितनी है? 2a। फिर हमने ये एंगल थीटा लिया था, ये कितना आ गया था? 2a
cos थीटा। तो ये क्या है, इतना पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है, या फिर कह रहे हैं देखो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, यहां तक लेके आए, फिर यहां तक लेके आए। अब यदि थीटा नॉट इक्वल टू π/2 हो जाए, π/2 का मतलब क्या है कि ये जो एंगल है ये घूम के इस प्रकार से आ जाए। घूमने का मतलब क्या है कि चार्ज अब इस प्रकार से हो जाएंगे। देखो नई जो इनका कन्फिग्रेशन बनेगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, माइनस चार्ज तो क्यू तो यहाँ पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है। ये एंगल कितना है 90। ये होगी इस एंगल के हिसाब से कन्फिग्रेशन डायग्राम ये होगा। तो ये तो इक्विपोटेंशियल की लाइन है, ये तो इक्विपोटेंशियल की लाइन है। इसका मतलब जितना वर्कडन मुझे यहाँ तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में करना पड़ रहा है उतना ही यहाँ पर इसको यहाँ तक इसकी लोकेशन पर लाने में करना पड़ रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्या हो जाएगा, वर्कडन का अंतर कितना हो जाएगा 0, यानी E इंटू 2a cos थीटा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। वैसे देख लीजिए cos 90 0, तो VR1 माइनस VR2 वर्कडन का डिफरेंस है ये, जो कि स्टोर किसमें होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, वो 0 आ रहा है। तो ये 0 हो गया। तो जब V ऑफ R1 माइनस V ऑफ R2 0 हो गया, फिर उसकी वैल्यू हमने अभी आप इक्वेशन याद करो वैल्यू डाली थी, किसमें डाली थी Q R1 माइनस V ऑफ R2 में वैल्यू डाली थी। जब यहाँ पर 0 डालेंगे तो आंसर कितना आएगा, U का आंसर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यानी थीटा नॉट इक्वल टू यदि π/2 होता है तो डायपोल इस प्रकार से अरेंज होता है, उनको चार्जेस को लाने में वर्कडन करना ही नहीं पड़ता, डिफरेंस 0 होता है। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल आउट कर देते हैं एक दूसरे को, इसलिए क्या हो जाएगा कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। इस प्रकार से हम मान सकते हैं। तो आज हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा है एक्सटर्नल फील्ड में, उससे पहले हमने सिंगल चार्ज और डबल चार्ज का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया था। आज के लिए इतना ही, इसको बार बार रिपीट करके देखिए, और यदि किसी कहीं पर समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कमेंट